नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए, आज 9 जुलाई है, तो आज का जो न्यूज़पेपर है उसका जो एडिटोरियल सेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। और डिस्कशन से पहले एक नोटिफिकेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जो है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ 20 जुलाई से। तो ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक जो है वो कोचिंग हो सकती है। और आपको जो भी क्वेरीज है, आप जो ये ईमेल आईडी गिवन है तो वहां पर जो है आप भेज सकते हैं। तो ये पेड कोर्सेज होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। तो यहाँ पर बात की जा रही है सेटल विद कैर्न एंड मूव ऑन। अब देखो, कल की बात है कि फ्रांस में क्या हुआ है कि फ्रांस की एक कोर्ट ने इजाजत दे दी है। जो कैरन एनर्जी है, तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एनर्जी सेक्टर में डील करती है। यूके बेस्ड ये कंपनी है, तो लेकिन इसका जो एक्सपेंशन है वो काफी देशों में है। ओके, तो भारत में भी ये आए थे। और भारत में भी जो वेदांता ग्रुप है, okay, तो वेदांता ग्रुप भी काफी पुराना ग्रुप है। तो उनके साथ भी इनका टाइप रहा है। तो शुरुआत में जब ये आए थे एनर्जी के रिगार्डिंग, भारत में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। ओके, कैरन एनर्जी इसका नाम है। और बाद में इन्होंने अपना थोड़ा बहुत स्टेक बेचा था वेदांता को। ओके, तो उसी समय से लेकर अब तक भारत सरकार ने मतलब इसके ऊपर टैक्सेस लगाए काफी, कि वो टैक्सेस जो है आपको पे करने हैं। ओके, कि आपने अपना कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया है, उसके रिगार्डिंग भी टैक्सेस बनते हैं। तो टैक्सेस की अमाउंट काफी ज्यादा थी। ओके, तो उसको आर्बिट्रेशन अवार्ड भी हम कहते हैं। तो काफी समय तक केस चला कैरन एनर्जी और भारत सरकार के बीच में। कैरन एनर्जी ने केस फाइल किया हुआ था इंटरनेशनल कोर्ट्स में। ओके, यूएस की कोर्ट में भी यहाँ पर केस फाइल किया था। तो लास्ट टाइम जो अ, सुनवाई जो हुई थी, तो उसमें भारत वो केस हार गया था। ओके, तो अभी कैरन एनर्जी वाले चाह रहे हैं कि जो भारत में इनके एसेट्स हैं, ओके, भारत में जो इनके एसेट्स हैं वो तो ये रिकवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि भारत सरकार इनके ऊपर टैक्सेस लगा रही है कि हमें वो टैक्स की रकम पहले दो। ओके, नहीं दोगे तो आपके एसेट्स जो है भारत में उनको जब्त करेंगे। तो अभी उसी के उल्ट जो है ना, ये जो कैरन एनर्जी वाले हैं, भारत के जो एसेट्स हैं, ओके, फ्रांस में, उनको यहाँ पर जो है जब्त यहाँ पर कर लिया है उन्होंने। ओके, तो अभी देखो, ऑथर जो बात कर रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि सेटल करो कैरन के साथ जो अपना डिस्प्यूट है। और अभी रिपोर्ट यही आई है कि यहाँ पर जो इंडियन स्टेट ओन्ड जो प्रॉपर्टीज हैं फ्रांस में, भारत सरकार के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज आती हैं, पीएसयूज के कुछ अदारे यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में हमारे हैं। ओके, अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। तो वैसे ही फ्रांस में भी है। तो अभी उन इंडियन स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टीज को यहाँ पर सीज यहाँ पर कर लिया गया है कैरन एनर्जी के द्वारा। तो अभी जो कुल आर्बिट्रेशन अवार्ड है, जो ये चाहते हैं कि जितना पैसा हमें वापस मिलना चाहिए, वो 1.7 बिलियन डॉलर है। ओके, तो ये केस इन्होंने जीता था पिछले साल। ओके, यही टैक्स डिस्प्यूट था जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया। तो इसके ऊपर अभी सोचना बनता है, तो ये बात कही जा रही है ऑथर के द्वारा। ओके, तो अभी क्या है कि जो इन्होंने रिकवर किया है भारतीय प्रॉपर्टीज को जो अक्वायर किया है, तो अभी ये थोड़ा सा हिस्सा ही है इस टोटल अवार्ड की अगर हम बात करें। ओके, तो जरूरी नहीं है कि जो फ्रांस में प्रॉपर्टीज है उन्हीं को सीज करेंगे। तो कोर्ट जो यहाँ पर फैसला आया था वो यूएस की कोर्ट से आया था। ओके, तो इनके भारत के भी एसेट्स यहाँ पर बहुत सारे देशों में है, और जहां जहां पर भी कैरन एनर्जी काम करती है, तो वहां वहां पर भी फ्यूचर में एसेट जो है वो यहाँ पर सीज किए जा सकते हैं इन कंपनीज के, इस कंपनी के द्वारा, क्योंकि जो भारतीय एसेट्स हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कैरन एनर्जी वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर फ्रेंच कोर्ट में कहा है कि यहाँ पर जो 20 के आसपास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पर फ्रोज किया जाए, जिनकी जो कुल कीमत है वो 20 मिलियन यूरो है। ओके, तो ये इंडियन गवर्नमेंट को जो है बिलोंग करती है। ओके, 20 मिलियन यूरो कह सकते हैं कि इन्होंने अक्वायर की, इतने की प्रॉपर्टी एक्वायर की है। तो ये अभी मिड मई की यहाँ पर बात कर रही है इसी साल की। तो यहाँ पर कुछ एयर इंडिया के एसेट्स भी थे। ओके, तो उसकी भी यहाँ पर बात चल रही थी। ओके, तो यही बात कर रहे हैं कि दिस फॉलोज द कंपनीज मूव मिड मे दिस ईयर टू अटैच एयर इंडिया एसेट्स इन द यूएस। तो अभी ये यूएस में जो भारत के एसेट्स थे एयर इंडिया के, तो उसको भी यहाँ पर अटैच करने की यहाँ पर बात की जा रही। तो मिड मई में यहाँ पर यही बात हो रही थी। तो अभी फ्रांस के एसेट्स को सीज कर लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर ये
मिड मई में एयर इंडिया के एसेट्स को यहाँ पर सीज किया गया यूएस में। तो ये देखो, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, जहां जहां पर भी भारत के एसेट्स हैं तो वहां वहां पर ये एक्वायर कर रहे हैं। तो भारत ने यहाँ पर क्या किया, भारत ने कहा इंडिया सेज इट वुड टेक अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडीज व्हेनेवर सच ए नोटिस इज रिसीव। तो यहाँ पर कहा कि अगर ऐसा कोई भी नोटिस हमें रिसीव होता है तो हम लीगल एक्शन, यहाँ पर जो भी रेमेडीज, यहाँ पर सुझाव है, तरीका निकालेंगे कि कैसे सॉर्ट आउट करें इस प्रॉब्लम को। और आगे यहाँ पर बात करें, द लिंगरिंग अनसर्टेनिटी मस्ट एंड। तो यहाँ पर जो ये अनिश्चितता है ना, लगातार बढ़ती जा रही, उसको खत्म करना चाहिए। ऑथर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, द गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली settle with Cairn, taking it up on its reported offer to invest the entire financial proceeds in India itself and move on। तो क्या यहाँ पर सुझाव क्या है? तो पहली बात तो ये करें कि गवर्नमेंट जो है इमीडिएटली सेटल करे अपना डिस्प्यूट इस कैरन एनर्जी के साथ। और क्या करे, यहाँ पर ऑफर दें इनको दोबारा कि आप जो है जितना भी आपके फाइनेंशियल प्रोसीड आप इन्वेस्ट करें इंडिया में आके और आगे बढ़े। ओके, ये जो टैक्स डिस्प्यूट आपने खड़ा किया हुआ है, मतलब कोई कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट कर देती है तो उस तरीके का आप कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर उनके सामने खड़ा कर दो कि इतना भारी भरकम टैक्स लगाना है उनको कि वो भारत छोड़ कर ही भाग जाए। तो ऐसे हमने नहीं करना है। वैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट खास आती नहीं है, अगर कोई आ जाता है ना तो उसके साथ अगर हम ऐसा बिहेवियर करेंगे तो फिर फ्यूचर में हम सोचें कि हमारे यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट आए, बड़ी एफडीआई आए, तो ये फिर इसके संभावनाएं कम हो जाती हैं। ओके, तो ज्यादा टैक्स के लालच में फ्यूचर की जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सकती तो उसको भी हम यहाँ पर दूर कर बैठ जाते हैं। तो ये सिनेरियो रहा है भारत में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रोलॉन्गिंग द सेटलमेंट विद कैरन could potentially depress market valuations of state-owned companies that have assets abroad and weaken the move to divest Air India। अब देखो, दो एसेट्स हो गए, एक तो एक एयर इंडिया जो कि यूएस में यहाँ पर एक्वायर की इन्होंने, अभी ये जो बाकी के एसेट्स हैं फ्रांस में जिनको इन्होंने सीज किया। अभी बात कही जा रही है कि अगर ज्यादा यहाँ पर सेटलमेंट के ऊपर समय लगता है, ओके, तो यहाँ पर अगर बातचीत नहीं हो पाती तो जो ये स्टेट आउट जो कंपनीज जिनकी ब्रांचेस फ्रांस में थी जिनको अभी एक्वायर किया गया है, तो उसका उसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ सकता है। तो भारत में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो वहां पर मार्केट डिप्रेस हो सकती है, उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट वापस निकल सकती है जो भारत में वो वाले जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो भारत में अभी ऑपरेट करें, जिनकी ब्रांचेस अभी फ्रांस में एक्वायर की गई हैं। और दूसरी और बात करें जो एयर इंडिया है, ओके, तो एयर इंडिया को भी काफी सालों से पिछले काफी सालों से भारत सरकार चाह रही है कि इसको प्राइवेटाइज कर दे, ओके, इसकी डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन हो नहीं पा रही है। ओके, तो कभी जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद उन्होंने प्लान लेकर आए थे कि कैसे जो है एयर इंडिया को इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करनी है। ओके, तो कभी यहाँ पर प्लान लाया गया कि 40% स्टेक जो है वो प्राइवेट को दिया जाएगा, 51% स्टेक भारत सरकार रखेगी, मतलब कि मेजर ऑनरशिप भारत सरकार के पास ही रहे। लेकिन कोई आया नहीं बेट लगाने। ओके, फिर यहाँ पर 75% तक यहाँ पर प्राइवेट को दिया गया कि 30% भारत सरकार रखेगी, फिर भी कोई नहीं आया। अभी भारत सरकार कह रही है कि 100% स्टेक ले लो, और इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज एयर इंडिया की है सभी यहाँ पर मिलेंगी जो भी प्राइवेट होल्डर खरीदेगा। तो अभी यहाँ पर बेड लगाने के लिए काफी लोग आए हैं। तो उम्मीद है कि जो टाटा ग्रुप है उसको एयर इंडिया जो है दे दी जाएगी, क्योंकि शुरुआत में जो एयर इंडिया थी ना, ये टाटा ग्रुप की ही कंपनी थी। ओके, तो JRD टाटा थे उस समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन, तो उन्होंने ही टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। शुरुआत टाटा एयरलाइंस से हुई थी भारत में एयरलाइंस की। तो यहाँ पर पंडित नेहरू ने बिना बताए उनको उन्हीं की कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दिया और नाम रख दिया एयर इंडिया, ओके, राष्ट्रीयकरण कर दिया। ओके, तो मतलब कह सकते हैं कि दोबारा वही चीज वापस टाटा के पास जा सकती है। तो शुरुआत भी टाटा की ही थी वो। ओके, तो अभी इसको जो डाइवर्स्ट करना है ना, तो इसका मूव भी जो है कमजोर पड़ सकता है, जो अगर एसेट्स ऐसे ही एयर इंडिया की यूएस में भी यहाँ पर वो सीज करके अगर कंटिन्यू करते हैं तो। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन है। द थ्रेट ऑफ द गवर्नमेंट्स एसेट्स बीइंग अटैच्ड आल्सो कैरीज ए रेपुटेशनल रिस्क। तो यहाँ पर रेपुटेशन के ऊपर भी यहाँ ऊपर भी फर्क पड़ता है कि यहाँ पर किसी देश के एसेट्स हो किसी दूसरे देश में, तो उसको कोई कंपनी आकर जब्त कर जाए, तो यहाँ पर अगर आपकी जो रेपुटेशन, भारत की जो रेपुटेशन है, वो भी रिस्क पे आ जाएगी। The government has filed an application in March this year to set aside the December 2020 International Arbiter Award in the Hague Court of Appeal, but maintains that it remains open for amicable solution to dispute within the country's legal framework। अभी देखो, एक एप्लीकेशन फाइल भारत सरकार के द्वारा की गई इसी साल मार्च में
तो यहाँ पर दिसंबर 2020 में ये आया था, सुनवाई का जो था ना, ये रिजल्ट आया था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड जिसको बोलते हैं, जो यूएस की कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था जिसमें भारत केस हार गया था। ओके, तो अभी उसके बाद में जो हेग कोर्ट ऑफ अपील है, तो वहां पर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन फाइल की, तो वहां पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी सोल्यूशन निकल सकता है तो उसका हम निकालेंगे सोल्यूशन, लेकिन जो हमारे देश का लीगल फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करके। तो कैरन आल्सो सेज दैट इट स्ट्रांगली प्रेफर्स एन एग्रीड एमिकेबल सेटलमेंट। तो कैरन भी ये कह रहा है कि हम यहाँ पर एग्री करते हैं कि ऐसे सेटलमेंट यहाँ पर हो। ओके, तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि ये अगर दोनों ओर से अगर शुरुआत की जाती है तो अच्छी यहाँ पर बात है, तो यहाँ पर सोल्यूशन निकल सकता है। और आखिर में कह रहे हैं कि कैरन कंसोलिडेटेड डिफरेंट ग्रुप हाइड्रोकार्बन एसेट्स अंडर कैरन इंडिया in 2006 with permission from the Foreign Investment Promotion Board prior to its Indian initial public offering। ओके, तो यहाँ पर एक अलग ग्रुप की बतौर यहाँ पर जो था एज ए जो था हाइड्रोकार्बन एसेट्स के तौर पर ये जो थे भारत में आए थे। ओके, भारत 2006 की बात है। ओके, तो यहाँ पर परमिशन इनको मिली थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की। तो जब भी इन्वेस्टमेंट होती थी तो उस समय ये बोर्ड बनाया होता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इससे पास करोगे फिर आपको आपको अनुमति मिलती है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, क्या अभी ये एग्जिस्ट करता है या फिर इसको खत्म कर दिया गया है? इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो दूसरा यहाँ पर इंडियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात करें तो ये आईपीओ निकलता है भारत में, जो स्टॉक मार्केट होती है वहां पर। ओके, कि मतलब लोग पब्लिक जो होती है वहां से आप पैसा उठा सकते हो। जो भी आप अपनी कंपनी से जो भी आप इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हो उसके हिसाब से कितना पैसा आप इकट्ठा कर सकते हो, इसको पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, सो इट एंटेल्ड नो चेंज इन द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप। ओके, तो यहाँ पर कोई बदलाव इनकी यहाँ पर जो बेनिफिशियल ओनरशिप था तो उसके ऊपर इन्होंने नहीं किया। तो बाहर की कंपनी थी यूके की, तो यहाँ पर इन्हीं के पास ओनरशिप रही ज्यादातर। तो इसके बाद यहाँ पर 2014 की बात करें कि यहाँ पर टैक्स ऑफिस ने 2014 में यहाँ पर एक रेट्रोस्पेक्टिव क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मांगी 2012 की। ओके, टू डिमांड कैपिटल गेन टैक्स ऑन द करेंट रीऑर्गेनाइजेशन। तो वही मैंने शुरुआत में जो बात की थी कि इन्होंने अपना कुछ शेयर जो था ये वेदांता ग्रुप को दे दिया था। ओके, मतलब कि अपना थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट की थी अपनी ही कंपनी में। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर काफी जो था ना टैक्स बचा लिया इन्होंने, ये बात यहाँ पर कही गई भारत सरकार के द्वारा। तो 2012 की ये बात है कि उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की डिमांड यहाँ पर की गई। ओके, तो यहाँ पर टैक्स लगा दिया गया 2014 में बाद में। ओके, कि आपने जो रीऑर्गेनाइजेशन की है अपनी कंपनी में, तो मतलब जो टैक्स आपने बचा लिया है तो वो टैक्स दो हमें। ओके, तो देर इज एवरी रीजन टू कंसीडर दैट डिमांड आर्बिट्रेरी। तो यहाँ पर हर एक रीजन हमारे पास है कि कैसे इस डिमांड को आर्बिट्रेरी मान के चले, लेकिन सोल्यूशन भी निकालना है और इसके ऊपर फोकस भी करना है। तो ये भी भारत सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल बाहर की जो कंपनीज है ना, तो वो देखेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी है कैरन एनर्जी, तो ये तो इसने तो टक्कर ले ली भारत सरकार के साथ। ठीक है, तो मतलब अ, भारत सरकार केस भी हार गई है। ओके, तो अभी ये प्रॉपर्टीज को भी जब्त कर रहा है, तो भारत सरकार मजबूर हो रही है कि मतलब किसी ना किसी तरीके से सोल्यूशन निकाला जाए। ओके, तो मतलब बाहर की कंपनीज अगर कोई छोटी कंपनी है तो अगर वो टक्कर नहीं दे पाएगी तो फिर उसके साथ तो फिर खराब ही माहौल बनेगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ओके, तो कई बार टैक्सेस भी सरकार के द्वारा बहुत बड़े लगा दिए जाते हैं, फिजिबल नहीं होते हैं। तो अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑफ सेक्रीफाइस पॉलिटिक्स एंड एचआर, द शफल मार्क्स पॉलिटिकल सोशल डिस्टेंसिंग एंड गेटिंग इम्प्लीमेंटर्स ऑन बोर्ड। तो अभी परसों को ही यहाँ पर कैबिनेट को रीशफल किया गया है भारत सरकार के द्वारा, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो यहाँ पर रीशफल हुआ है तो ज्यादातर यहाँ पर भी कोशिश की गई है कि एक नया पॉलिटिकल सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर लेकर आया जाए, जो सही तरीके से काम नहीं कर पाए उनको निकाल दिया गया, और यहाँ पर उन लोगों को जगह दी जा रही है जो इम्प्लीमेंट कर सके जो नई पॉलिसीज हैं, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उनको अच्छे तरीके से। ओके, तो अभी शुरुआत में ऑथर बात करें कि कोई समय यहाँ पर हुआ करता था, अगर पास्ट की बात करें तो उस समय क्या होता था, उस समय जो इंडियन मीडिया होता था ना वो रिपोर्ट कार्ड देता था भारत सरकार को कि आपने कौन से सेक्टर में आपने क्या काम किया है। ओके, तो जब हम पिछली सरकार की बात कर ले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ओके, तो उस समय ज्यादातर मीडिया ही जो है बात
चलाता था कि क्या परफॉर्मेंस है कौन कौन से एरियाज में, तो एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर बनाता था मिनिस्ट्रीज के लिए, अलग अलग मंत्रियों के लिए कि कौन से किसने कौन सा काम किया और कैसे किया, कितना बढ़िया किया। सो मार्किंग देयर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू व्हाट वुड रिजेंबल टुडेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। जैसे आज का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ना, तो जिस तरीके से वो काम करता है वो बताता है कि भारत की रैंकिंग कहाँ पर है बिजनेस करने के मामले में। उसी तरीके से जो पुराना समय गुजर चुका है तो उस समय मीडिया का ऐसा रोल होता था। लेकिन अगर आज की बात करें, तो अगर आज कोई ऐसी या कोई एक्सरसाइज करता है तो यहाँ पर बेवकूफाना यहाँ पर हरकत जो है उसको यहाँ पर माना जाएगा, पॉइंटलेस यहाँ पर माना जाता है। तो आज के डेट में तो कोई मीडिया बोलता ही नहीं है। ओके, तो आज की डेट में अगर क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट को तो वो काम मीडिया अब नहीं कर पा रहा है। ओके, तो खुद ही यहाँ पर किया है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो उनको जो लगा जिस तरीके से कि जिसने अच्छे से काम नहीं किया उनको निकाल दिया, और जो यहाँ पर लग रहा है कि जिनके ऊपर भरोसा जताया कि अच्छे से काम करेंगे तो उनको जगह दे दी गई है। तो आगे बात करें, फॉर वन मार्किंग मिनिस्ट्रीज ऑफ पास्ट गवर्नमेंट्स वाज अ फंक्शन ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। ओके, तो यहाँ पर जब पुराने समय में अगर मैं यूपीए गवर्नमेंट की ही बात कर लूँ, यूपीए 1, यूपीए 2 की बात कर लेते हैं, तो उस समय कोalition पॉलिटिक्स होती थी। ओके, तो उस समय जिस चीज को कौन कौन सा जो है मिनिस्टर को कौन कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ओके, तो ये डिपेंड करता था कि कौन कौन सी पार्टीज का कोalition है सरकार में। तो जैसे मैं यूपीए की बात कर लूँ तो उस समय कांग्रेस के साथ एनसीपी भी थी, ओके, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उसके अलावा डीएमके थी, डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है। और इसके अलावा भी यहाँ पर और बहुत सारी छोटी मोटी पार्टीज यहाँ पर कोalition में थी। ओके, तो अभी वो कोalition ही डिसाइड करता था कि मतलब किसको रखना है, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। जैसे अभी बात कर रहे हैं कि ए राजा करके भी यहाँ पर मिनिस्टर हुआ करते थे। ओके, तो उनको निकाल दिया गया। ओके, तो यहाँ पर अजीत सिंह करके एक मिनिस्टर बने, उनको यहाँ पर इन किया गया यूनियन कैबिनेट में यूपीए की गवर्नमेंट के समय में। वाज नॉट जस्ट टॉलरेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट आल्सो फैसिलिटेटेड। तो यहाँ पर सिर्फ टॉलरेट ही नहीं किया गया, फैसिलिटेट भी किया गया। तो यहाँ पर उस समय की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उनके सामने पॉलिटिकल कंपल्शन थे। प्राइम मिनिस्टर वो थे मनमोहन सिंह, तो पॉलिटिकली कंपल्शंस थी। क्यों कंपल्शंस थी? कोalition की वजह से। मतलब कोalition गठबंधन है, अगर किसी दूसरे गठबंधन की जो पार्टी है उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपनी सपोर्ट वापस ले सकती है। सपोर्ट वापस ले ली तो यहाँ पर सरकार गिर जाएगी। तो ये डर यहाँ पर पिछली सरकारों में रहा है, चाहे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, क्योंकि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जो पहले बनी थी, ओके, तो वो भी गिर गई थी। बाद में 1998 में दोबारा ये गवर्नमेंट बनी थी, फिर बाद में ये रेगुलर चली थी 2004 तक। ओके, तो उस समय भी जयललिता जो लीडर थी एआईएडीएम की तमिलनाडु की, तो उनमें उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से सरकार गिर गई उस समय। तो कोalition पॉलिटिक्स रही है 1990 से शुरू होकर ये 2014 तक कोalition पॉलिटिक्स ही चली है भारत में। ओके, तो उससे पहले भी मजबूत रहती थी सरकारें, उस समय कांग्रेस मजबूत रहती थी, अभी बीजेपी मजबूत है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। आगे बात कर रहे हैं, विद हिज मैंडेट एंड द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट। ओके, तो जो मैंडेट उस समय आया था, तो उसके दूसरा यहाँ पर जो एनडीए गवर्नमेंट के साथ जो इनका टकराव उस समय था। ओके, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उनके सामने यहाँ पर कोई कंपल्शन अभी नहीं है। अगर कंपैरिजन करें कांग्रेस की और एनडीए गवर्नमेंट का, तो अभी नरेंद्र मोदी के सामने कोई कंपल्शन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जो इनकी जो दूसरी सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, तो वहां पर 303 सीट्स सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही पास हैं। तो 272 यहाँ पर सीट्स चाहिए होती हैं अगर आपने सत्ता में आना है, केंद्र सरकार में अपनी सरकार बनानी है। ओके, तो केंद्र में अगर आप सरकार बनाना चाह रहे हो तो 272 अगर आप अपने दम पर ही क्रॉस कर रहे हो तो आपकी सरकार बन गई है। तो यहाँ पर 303 के जो फिगर है वो अपने दम पर बीजेपी क्रॉस कर रही है, तो इनको किसी चीज का डर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो भी डिसीजन है ये ले सकती है, तो प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं। तो अभी बात कर रहे हैं कि अभी इसी हफ्ते की बात करें, द नीड टू अपॉर्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट परफॉर्मेंस टू मिनिस्टर्स डिड नॉट रियली अराइज। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि जो है इस तरीके का सिनेरियो अभी अराइज हो जाए कि यहाँ पर जो मंत्री सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे या नहीं दे पाए, तो उनको यहाँ पर जो था निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, विद द प्राइम मिनिस्टर हु टेक्स हिज पोर्टफोलियोज जॉब डिस्क्रिप्शन,
or Primus interferes with the barrel of salt by making his ministerial colleagues more enforcers and implementers than policy partners। ओके, तो ये देखो, जो प्रधानमंत्री की बात करें तो देखो उनके पास अपना पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे पोर्टफोलियो उनके अंतर्गत हैं। जैसे अभी इसकी बात, तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख ली है जब ये कैबिनेट रीशफल किया है। ओके, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो उनके अंतर्गत ही रहते हैं। ओके, तो वही जो है पूरी सरकार के यहाँ पर जो लीडर होते हैं, तो वही देखते हैं कि सबसे क्या चीज किसको देनी है जो कि सरकार सही तरीके से चल पाए। ओके, तो जो उनके मिनिस्ट्रियल कोलीग्स हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से एनफोर्सर की तरह हम बनाएं कि मतलब जो पॉलिसी नहीं लेकर आए हैं तो वो अच्छे से एनफोर्स कर पाए। ओके, फर्दर इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके, सो ए रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स वुड बी प्लेन सिली। तो यहाँ पर एक्सटर्नल, यहाँ पर सोर्स से अगर रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, जैसे हम मीडिया की बात करें, तो यहाँ पर वो इतना फिट नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको खुद को पता है यहाँ पर क्या काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे, बट मोर देन 2 years इनटू हिज सेकंड टर्म। तो यहाँ पर सेकंड टर्म 2019 से शुरू हुई थी, मई 2019 से, और यहाँ पर 2 महीने कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते भी यहाँ पर गुजरे हैं। ओके, तो ये जो अप्रैल मई का अगर महीने की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस बीमारी का। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो पहली बार देश के इतिहास में ऐसा देखने को मिला कि चिखा जलाने के लिए भी यहाँ पर जो है लाइन में लगना पड़ा। तो ये जो अप्रैल मई का जो महीने थे, तो यहाँ पर ये नज़ारे देखने को मिले। गंगा में शवों को बहा दिया गया, तो ये सिचुएशन भारत में आ गई। तो रीजन यही था कि सेकेंड वेव की प्रिपरेशन नहीं कर पाए सही तरीके से। तो यहाँ पर बात करें, मोदी जी ने ही अपनी गवर्नमेंट को जो है रिपोर्ट कार्ड दिखाया है। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रीशफल कर लिया पूरी कैबिनेट को। तो यहाँ पर बात करें, मोर ऑफ ए रिकटिंग ऑफ द डेक इन द फॉर्म ऑफ बिगेस्ट चेंज ऑफ मिनिस्ट्रियल गार्ड्स एट हिज 7 years एंड काउंटिंग पोकेट। तो यहाँ पर पिछले 7 साल इनको हो गए अभी सरकार चलाते, तो अभी उसमें बहुत सारे बड़े बदलाव यहाँ पर उन्होंने कर दिए हैं। ओके, तो किसके लिए कि नहीं, तो यहाँ पर रीजन वही है कि अच्छी जो है गवर्नेंस जो है वो लोगों को दी जा सके। जहां पर भी कमी नजर आ रही है तो उनको यहाँ पर निकाल दिया गया। तो वही बात करें, तो मिनिस्टरिंग अगर करनी है, मंत्रालय संभालना है, तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब अगर किसी बंदे को आपने मंत्री बना दिया तो मतलब बिल्कुल जो है अपने तरीके से वो बदलाव लेकर आ जाएगा। तो ज्यादातर जो मंत्री भी बनते हैं, मतलब जो चुनकर आगे आ गया, तो उसको कोई ना कोई पोर्टफोलियो यहाँ पर दे दिया जाता है। पहले यहाँ पर सिर्फ शपथ होती है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कि ये बंदा कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, और ये बाद में तय होता है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। ओके, तो ये भी थोड़ा बहुत देख लिया जाता है कि पास्ट में उस बंदे ने क्या काम किया। जैसे नितिन गडकरी की बात करें, तो वो तो शुरू से ही यहाँ पर ना रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में, हाईवेज के मामले में, यहाँ पर जब वो राज्य सरकार में मंत्री थे तब भी वो ऐसे ही काम करते थे। ओके, तो अभी उनको जब केंद्र में मंत्री बने तो उनको रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ही यहाँ पर मंत्रालय थमाया गया, तो उन्होंने बहुत काफी अच्छा वो काम करके दिखा रहे। ओके, तो उनकी उस फील्ड में उनको महारत है, लेकिन सभी फील्ड्स में ऐसे महारत ही मिल जाए तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है। तो यही पर यहाँ पर ना जो है हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करना किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा फेलियर हो जाता है मंत्रालयों का, जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं। तो वही बात कर रहे हैं कि जो मिनिस्टरिंग है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एज इवन अनचेंज डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नॉस। तो ये बात उनको भी पता है, जिनको अभी बदलाव जिनका नहीं किया गया। जैसे हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो वो राजनाथ सिंह जी हैं, तो वही अभी भी वही है। होम मिनिस्टर भी वही है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है। ओके, तो यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस उनके अंतर्गत आता है। ओके, तो यहाँ पर उनको ऑलरेडी पता है कि अगर चेहरा बदल देते हैं तो ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस कोई हो जाएगी बस, लेकिन ये यहाँ पर आस होती है कि यहाँ पर जो उसका पास्ट का एक्सपीरियंस है, हो सकता है उसके चलते कुछ नया कुछ देखने को मिले, अलग डिपार्टमेंट को चलाने का कुछ नजरिया बदले। ओके, तो वही बात कर रहे हैं, इट लार्जली कंप्राइजेज सेटिंग द एजेंडा एंड फुलफिलिंग इट। तो इसमें बड़े पैमाने पर यही है कि एक एजेंडा तैयार कर लिया, बाद में उसको फुलफिल कर दिया। तो जैसे यहाँ पर हर्षवर्धन की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, सो एज दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली के भी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की अभी बात हो रही है, इन द मदन लाल खुराना गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मदन लाल खुराना की जब गवर्नमेंट थी दिल्ली में, तो उस समय की यहाँ पर बात कर रहे हैं। oversaw the implementation of very successful pilot pulse polio program in 1994। तो देखो ये 1994 में इन्होंने हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम किया था।
तो यहाँ पर एक पल्स पोलियो प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर चलाया था मदन लाल खुराना की गवर्नमेंट में। तो उस समय दिल्ली सरकार में ये हेल्थ मिनिस्टर थे। ओके, नेट वाज एक्सटेंडेड नेशन वाइड द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर ये जो दिल्ली में ये चला था प्रोग्राम, बाद में नेशन वाइड इसको एक्सटेंड किया गया क्योंकि अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था उस समय दिल्ली में। तो उस समय पोलियो की बीमारी काफी फैली थी भारत में, इसमें कंट्रोल करने में भी काफी समय हमें लगा। ओके, पोलियो की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर करें, पोलियो कितने तरह का होता है? ओके, और कौन से तरह के पोलियो को हमने जड़ से खत्म कर दिया है? ओके, तो ये इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और अबाउट इनटू द सेकंड मोदी गवर्नमेंट इन 2019। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2019 में जो दूसरी गवर्नमेंट बनी, तो उस समय भी यहाँ पर जो है इनको लाया गया। द मेडिकल सर्जन would almost certainly have survived the X with were it not for two things: COVID-19 and the way most people have reckoned government of India has handled it so far। तो अभी देखो, मोदी गवर्नमेंट में इनको जगह दी गई, कैबिनेट में इनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया 2019 में। तो इनका जो बैकग्राउंड था वही देखकर सब कुछ किया गया कि हेल्थ सेक्टर में इन्होंने अच्छा काम किया है। तो इसीलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने भी इनके ऊपर भरोसा जताया कि फ्यूचर में भी अच्छा काम करेंगे। ये मेडिकल सर्जन भी हैं, ओके, मेडिकल क्षेत्र में ये काम करते रहे हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी है, दो कारण यहाँ पर बता रहे हैं, एक कोविड-19 और दूसरा मतलब किस तरीके से ट्रीट करना है ओके लोगों को। द वे मोस्ट पीपल हैव रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मतलब किस तरीके से हैंडल करना है सिचुएशन को, वो ये नहीं कर पाए। तो सेकंड वेव मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट डाल गई है भारत के ऊपर, भारत की इकोनॉमी के ऊपर, भारत की रेपुटेशन के ऊपर। ओके, तो बहुत सारे सवाल उठे इंटरनेशनल मीडिया में। मतलब यहाँ पर इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट थे कि मतलब बीमारी को फैलने से नहीं रोक पाए। ओके, तो यहाँ पर लापरवाही जो है बरती गई भारत में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा ही यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबल है, पूरे देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सभी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये हमारे ऊपर है कि कैसे जो है हम अपनी जो है इस कोरोना वायरस को रोक कर चले। अभी कल परसों की यहाँ पर न्यूज मनाली से आ रही थी कि मतलब वहां पर रश हो गया है होटल्स में, तो होटल्स में जगह नहीं मिल रही है लोगों को। तो अभी 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर थोड़ा सा कोरोना यहाँ पर पूरा जोर पे था। तो ये सिचुएशन हमें समझनी होगी। और आगे यहाँ पर बात करें गेम ओवर एंड रिस्टार्ट। तो जो बिगेस्ट रिमूवल यहाँ पर हुआ है, अगर हम कैबिनेट की बात करें, तो वो है यहाँ पर रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद की यहाँ पर अगर बात करें, तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो उस समय भी ये मंत्री थे। और राजनाथ सिंह जो अभी डिफेंस मिनिस्टर है, उस समय भी वो मंत्री थे। अटल बिहारी जो गवर्नमेंट थी 2000 जो 1998 से लेकर 2004 तक चली थी, ओके, तो उसमें भी ये मंत्री बने थे। तो अभी आगे बात कर रहे हैं, वॉज ए सिमिलर रिमूवल ऑफ ए केवलार वेस्ट दैट प्रूव्ड टू बी नॉट बुलेट प्रूफ इन द क्रॉस फायर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स। तो अभी देखो, अभी 25 फरवरी को नए आईटी रूल्स आए थे। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय थे वो रविशंकर प्रसाद संभाल रहे थे। तो 25 फरवरी को नए आईटी रूल्स आए थे, तो उनको यहाँ पर 3 महीने का समय दिया गया जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं कि उन रूल्स को आप कंप्लाई करो, उनकी अनुपालना करो। ओके, तो मतलब ये काफी लंबा चल गया, मतलब इतना चलना नहीं चाहिए था। तो काफी मतलब एक्सपेंड हो गया ये टसल। तो वही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो छवि है ना, वो थोड़ी सी धुंधली हुई है इंटरनेशनल पार्टीज के सामने। अगर यूएस की बात करें, ज्यादातर सोशल मीडिया एप्स वहीं से आती हैं, सोशल मीडिया कंपनीज वहीं से आती हैं। ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से ट्रीट किया गया, डील किया गया, वो यहाँ पर सिनेरियो सही नहीं लगा। और आगे यहाँ पर बात करें, प्रसाद होल्डिंग द क्रॉस रोड्स पोर्टफोलियोज ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो यहाँ पर कानून का मंत्रालय भी इनके पास था। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी इनके पास थी। एज वेल एज कम्युनिकेशन एंड आईटी was delivered to the altar so as to allow government of India have at least an impression of a reboot on this Raisena Hill versus Silicon Valley bout। ओके, रायसेना हिल किसको बोलते हैं? ओके, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, इसका भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर दोनों में कुछ यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा यहाँ पर जो चलने की यहाँ पर सिचुएशन थी ना, उसको रीबूट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से यहाँ पर देख कर चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर रीजन हो सकता है कि उनको यहाँ पर उनसे रेजिग्नेशन मांग लिया गया। जो रविशंकर प्रसाद है, इतने बड़े कद के मंत्री हैं जिनका इस्तीफा ले लिया गया। और आगे यहाँ पर बात करें द रेजिग्नेशंस एंड डेट ऑफ 10 अदर मिनिस्टर्स। 10 और मंत्रियों की यहाँ पर बात हो रही है
form the SOP in politics of distancing from a mess by removing those found standing in the mess. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर के बारे में, जो कि पॉलिटिक्स में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के मायने में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुल 12 मंत्रियों की छुट्टी की गई है। ओके, तो अभी उसी की बात कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर ऐसे भी मंत्री थे जो यहाँ पर उसी यहाँ पर ग्रुप के यहाँ पर फाउंडिंग फादर थे, मतलब शुरुआत करने वाले थे। तो उनको भी यहाँ पर निकाल दिया गया है। तो मतलब सोशल उसी यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर उसका जो जो मिथ है उसको फॉलो करते हुए कि मतलब जो सही से काम नहीं कर पाए उसको निकाल दिया। और यहाँ पर पॉलिटिकल सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल यहाँ पर इसको कहा जा रहा है। तो बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड, यहाँ पर किन किन के साथ यहाँ पर ये जो है ऐसा पॉलिटिकल सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल लगाया गया है, तो यहाँ पर बात करें, पहली बात तो यहाँ पर रविशंकर प्रसाद की हो गई। दूसरा है रमेश पोखरियाल निशंक, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के। ओके, तो अभी नए वाले कौन है, वो धर्मेंद्र प्रधान उनको बनाया गया। वो पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो उनको रीशफल करके एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया धर्मेंद्र प्रधान को। तो यहाँ पर देखो संतोष गंगवार जो है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थे, इनको भी निकाल दिया गया। प्रकाश जावड़ेकर एनवायरमेंट एंड आईबी एंड हैवी इंडस्ट्रीज, 3 मंत्रालय इनके पास थे, तो तीनों में से छुट्टी कर दी गई। और सदानंद गौड़ा की बात करें, ओके, तो ये कर्नाटक से आते हैं चुनकर, तो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इनके पास था, इनको निकाल दिया गया। तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनको अभी गवर्नर बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर दिए हैं, यहाँ पर 12 राज्यों के गवर्नर्स जो है नए गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए हैं, तो शायद इनको अभी अपॉइंट कर दिया गया है। ओके, डीवी सदानंद गौड़ा की बात करें, कर्नाटक के गवर्नर इनको लगाया गया है। तो अभी गवर्नर्स के रिगार्डिंग भी हो सकता है आर्टिकल आए, तो फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से राज्य में नया गवर्नर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये मतलब लेटेस्ट न्यूज आपको पता होनी चाहिए। आगे बाबुल सुप्रीयो की बात कर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट थे। देवेश्री चौधरी की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थे। रतनलाल कटारिया की बात करें, वाटर सोर्स एंड सैनिटेशन। अश्विनी कुमार चौबे की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ थे वो। प्रताप चंद्र सारंगी, तो ये सबसे गरीब मंत्री थे, जबकि जो मोदी सरकार में यहाँ पर शामिल किए गए थे ओडिशा से चुनकर आए थे ये प्रताप चंद्र सारंगी। ओके, तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एमएसएमई, डेयरी एंड फिशरीज, तो इनको भी निकाल दिया गया। एंड संजय धोत्रे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन। द लास्ट 6 नेम्स supposedly being viewed by government of India as growing liabilities in their home states. तो आखिरी के जो 6 नाम है, तो उनकी लाइबिलिटी उनकी अपनी राज्य में यहाँ पर जो है बढ़ती जा रही, जिसके चलते हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको थोड़े अलग नजरिए से देख रही हो। तो ये भी रीजन हो सकता है कि उनको यहाँ पर उनकी छुट्टी की गई है। और आगे यहाँ पर बात हो रही है, एज फॉर नाउ द मिनिस्टर्स, द न्यू मिनिस्टर्स एंड दोज बीइंग स्वैप्ड ऑफिसेस और गिवन एडिशनल पोर्टफोलियोज, द सेम रूल्स ऑफ एक्सिक्यूशनरी प्रोसेस अप्लाई। तो यहाँ पर देखो जो नए मंत्री बने हैं और यहाँ पर ऐसे मंत्री जिनके दफ्तर स्वैप कर दिए गए हैं, मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली कि धर्मेंद्र प्रधान पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, अब उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है, तो मंत्रालय स्वैप हो गया। जहाँ पर जिनको एडिशनल जिम्मेदारियां मिली, तो यहाँ पर उनके ऊपर भी यहाँ पर उनको एग्जीक्यूट करना है सब चीजों को, तो यहाँ पर वही वाला रूल जो है अप्लाई होता है जो पहले दूसरों पे हो रहा था। और अभी यहाँ पर नए सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर नया सिविल एविएशन मंत्री बनाया गया है यूनियन कैबिनेट में। तो ये पहले कांग्रेस में थे, तो ये शुरुआत से ही कांग्रेस में रहे हैं। इनके जो फादर थे वो कांग्रेस से ही यहाँ पर सीएम बने थे मध्य प्रदेश में। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ओके, तो अच्छा एक बड़ा चेहरा था ये सिंधिया, यहाँ पर एक राजवंश है। ओके, तो उसके यहाँ पर ये वंशज है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये कि गुणा करके कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ती है, गुणा कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वहां पर से जीत ही नहीं पा रहे थे। जब भी यहाँ पर एमपी के इलेक्शन होते तो हर बार हारते थे। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत में जीते थे जब यूपीए की गवर्नमेंट थे, उसके बाद ये हारे हैं। तो अभी इन्होंने रिसेंटली ही बीजेपी को ज्वाइन किया था। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इनके साथ भी कुछ एमएलए आ गए और यहाँ पर इन्होंने अपनी ही पार्टी को तोड़ दिया और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर गई और दोबारा से शिवराज सिंह चौहान की सरकार इन्होंने बना दी बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी की सरकार बन गई मध्य प्रदेश में। तो अभी उसी का फल इनको मिल रहा है। सिविल एविएशन मंत्री इनको बनाया गया है, ओके, भारत सरकार में। सो मे फाइंड द काइंड ऑफ वर्किंग मॉडल ही वाज फेमिलियर with as Minister of State for Power and Commerce and Industry in the Manmohan Singh government to be reluctant in this more bureaucratic minister अला मोदी रो। तो अभी देखो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में भी ये मंत्री थे,
ज्योतिरादित्य अगर सिंधिया की बात करें तो इनके पास यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड कॉमर्स, ओके, एंड इंडस्ट्री, तो ये इसका चार्ज था जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। ओके, तो उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, अभी इनको यहाँ पर फुल फ्लैज मंत्री बनाया गया है यहाँ पर यूनियन कैबिनेट में। ओके, तो ये यहाँ पर बात करें कि तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि कितने यहाँ पर जो है ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पर मंत्री हो सकते हैं मोदी गवर्नमेंट में। ये फ्यूचर अभी बताएगा, समय बताएगा। और आगे बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट्स ओवरहॉल, नॉट फेशियल बट ए फेस लिफ्ट, कम्स एट ए जंक्चर व्हेन द मोदी गवर्नमेंट नीड्स टू परफॉर्म एंड परफॉर्म वेल। तो यहाँ पर सिचुएशन वो है, यहाँ पर जब ओवरऑल मुरम्मत की गई, जब यहाँ पर सरकार की दोबारा से डिपार्टमेंट्स को, मंत्रालय को रीशफल किया गया, तो ये कोई फेशियल नहीं है, यहाँ पर एक तरीके से फेस लिफ्ट किया गया है। ओके, मतलब बदल दिया गया है पूरा जो है सही तरीके से। ऐसा नहीं कि पहले जो थे उन्हीं को रख के यहाँ पर जो है सुधारा गया है। तो यहाँ पर सिचुएशन वही है कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर चाह रही है कि अच्छा परफॉर्म हम करें, ओके, आगे बढ़े। और आगे बात करें री एलोकेटिंग फाइनेंस, one would assume a ministry that has been bearing the brunt of COVID instigator storms would have at this juncture not been tactical spring cleaning, but an all too visible admission of damage control not under control। तो यहाँ पर देखो सिचुएशन जैसे खराब हुई है, जैसे पेंडेमिक के चलते इकोनॉमी की हालत खराब है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ जो डैमेज कंट्रोल है ना, तो यहाँ पर उसी की यहाँ पर जो है सिचुएशन बनाई जा रही है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक हो गया है। मतलब ऐसे ही यहाँ जो है स्पीचेस, जहाँ अनाउंसमेंट्स आती हैं जो फाइनेंस मंत्रालय है, तो यहाँ पर वो डैमेज कंट्रोल भी जो है ना वो भी अंडर कंट्रोल नहीं है। मतलब इतनी खराब सिचुएशन हो चुकी है भारत की इकोनॉमी भी, और दूसरा यहाँ पर जो कोविड-19 के चलते महामारी फैली है उसको काबू नहीं कर पाए। उसके जो यहाँ पर तूफान आए हैं कोविड के रिलेटेड, तो यहाँ पर उससे बहुत सारी जो आबादी है वो जूझ रही है अभी भी। ओके, तो ये सिचुएशन को सही नहीं कर पाए, तो यहाँ पर फाइनेंस को री एलोकेट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो वन वुड अज्यूम ए मिनिस्ट्री, तो यहाँ पर वही मंत्रालय जो है यहाँ पर अज्यूम कर सकता है कि कैसे लोग जो है जूझ रहे हैं, जो यहाँ पर तूफान आए हैं कोविड-19 के। ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था, तो यहाँ पर वो नहीं बात बन पा रही। सो द रूल्स ऑफ डिफेक्टो एंड डिजोर प्राइम मिनिस्टरशिप कंटिन्यू टू अप्लाई इन नॉर्थ ब्लॉक एज इन ऑल ब्लॉक्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो चीजें बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट के ब्लॉक्स के ऊपर आप यहाँ पर चाह रहे हो कि आप सही तरीके से आगे बढ़े, तो वो नॉर्थ ब्लॉक के ऊपर भी यहाँ पर डिपेंड करती है। ओके, तो नॉर्थ ब्लॉक में यहाँ पर देखो दो मंत्रालय बैठते हैं, एक बैठती है होम मिनिस्ट्री, दूसरी बैठती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है और डिफेंस मिनिस्ट्री का दफ्तर होता है। बाकी के मंत्रालय इस एरिया से बाहर होते हैं। और अभी जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो वो सभी मंत्रालय अभी एक ही जगह पे आ जाएंगे। जो इंडिया गेट है, तो वहां से लेकर जो अभी हमारी अभी की पार्लियामेंट है वहां तक ये सारा का सारा दायरा फैल जाएगा। नई पार्लियामेंट भी बनेगी और नए दफ्तर भी यहीं पर बनेंगे। भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय होंगे, जितने भी दफ्तर होंगे, जितने भी एमपीज होंगे, ओके, तो यहाँ पर उनके भी दफ्तर बनेंगे। ओके, तो और नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पर नई पार्लियामेंट में बढ़ा दी जाएंगी। ओके, तो ये आने वाले समय में 1-1.5 साल में ही ये कंप्लीट कर देंगे इस प्रोजेक्ट को। तो इसके ऊपर अभी काम जोरों शोरों से चल रहा है। ओके, और आगे बात की जा रही है परहैप्स अश्विनी वैष्णव induction as the new railways and communication and IT minister is where intent of this 77 ministerial government. Okay, maximum governance show is hand the best। तो देखो ये अश्विनी वैष्णव करके यहाँ पर नए रेलवे मंत्री अभी लगाए गए हैं। नए रेल मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव है, पहले पीयूष गोयल थे। ओके, तो उनको अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया गया है, पीयूष गोयल को। ओके, तो अभी नए रेलवेज के मंत्री अभी अश्विनी वैष्णव है, उनका नाम याद रखें। और आगे यहाँ पर कम्युनिकेशन और आईटी की भी यहाँ पर जो है जिम्मेदारी इनके पास है। तो यहाँ पर कुल जो यहाँ पर मंत्री हैं भारत सरकार में वो 77 अभी हो चुके हैं। तो यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि मैक्सिमम गवर्नेंस जो है वो दी जाए। वैष्णव हैड बीन ए कैरियर एज ए ब्यूरोक्रेट who was Atal Bihari Vajpayee's private secretary after a brief stint in his PMO, becoming a parliamentarian through the Rajya Sabha door only the last year। तो यहाँ पर पिछले साल ही राज्यसभा से होते हुए यहाँ पर ये एमपी बने हैं और इनको अभी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, रेल मंत्री बनाया गया है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ये रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अभी आखिर में बात हो रही है
call it sacrificial lamb. So the placing of political low-key implementers with the mix of political investment and reimbursements, such as the one provided to new ports and shipping minister Sarbananda Sonowal, okay, who made the sacrifice of making way for Hemant Biswa Sarma as Assam Chief Minister after the May Assembly elections, will form the architecture of this latest अवतार of the मोदी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक नए अवतार की बात कर रहे हैं कि जैसे जो पॉलिटिकली लो की इम्प्लीमेंटर्स हैं, मतलब जो सही तरीके से नहीं आगे काम कर पाए, तो अगर उनकी बात करें, दूसरी बात करें मिक्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट्स एंड रिबर्समेंट्स, तो यहाँ पर जैसे सर्बानंद सोनोवाल जो है वो असम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ओके, तो अभी इनका इस्तीफा लिया गया, अभी नए सिरे से इलेक्शन हुए, मई महीने में इलेक्शन होकर हटे हैं, सॉरी अप्रैल में इलेक्शन होकर हटे हैं, मई 2 को रिजल्ट आया था, उसमें फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे सर्बानंद सोनोवाल उनको हटा दिया गया, और उसी सरकार में उन्हीं की सरकार में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे हेमंत बिस्व शर्मा, उनको असम का चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया। ओके, तो सर्बानंद सोनोवाल को हटाया गया और जो नीचे थे उनको ऊपर लाया गया। तो यहाँ पर अभी उसकी भी बात कर रहे हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल, तो इनको भी यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ दिलाई गई, और इनको यहाँ पर जो है शिपिंग और जो पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो मंत्रालय होता है, तो वो इनको प्रोवाइड किया गया। तो ये कह रहे हैं कि तो यहाँ पर इन्होंने भी ये सेक्रीफाइस किया था सर्बानंद सोनोवाल ने, तो यहाँ पर अपनी चीफ मिनिस्टरशिप यहाँ पर किसी और को दे देनी, तो ये भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, जो कि अभी मई इलेक्शन जो अभी रिजल्ट आया था उसमें यहाँ पर इनके द्वारा ये सेक्रीफाइस किया गया। और अभी इनको मोदी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में बनता जो है, जो रास्ता है वो इनको दे दिया गया है, तो यहाँ पर मंत्री बना दिया गया है इनको। तो एक नया जो अवतार है ना मोदी गवर्नमेंट का, वो यहाँ पर जो है नजर आ रहा है दिखता हुआ। और आखिर में आगे बात कर रहे हैं, एज फॉर दोज हु आर सरप्राइज्ड एट द पैराशूट्स हैंडेड टू सम of the big ministers, that itself is a message to others of the dispensable nature of those bought in or kept in office by this dispensation. As Michael Dobbs wrote in his 1989 political thriller House of Cards, politics requires sacrifice. The sacrifice of others, of course, whatever a man can achieve by sacrificing himself for his country, there is always more to be gained by allowing others to do इट फर्स्ट। तो यहाँ पर ओवरऑल जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर जो सिनेरियो है, तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे बड़े मंत्रियों को निकाल दिया गया, यहाँ पर जो बड़े बड़े मंत्री थे जो यहाँ पर पोर्टफोलियो संभाल रहे थे, उनको साइड पे कर दिया गया। तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ा मैसेज है दूसरों को भी, कि मतलब इसी नेचर से आपके साथ भी ट्रीट हो सकता है फ्यूचर में। अगर जिस तरीके से आप काम करोगे, अगर सही काम करोगे, तो यहाँ पर आपको प्रमोशन होगी, नहीं तो डिमोशन हो जाएगी। तो काफी प्रेशर रहता है मंत्रियों के ऊपर भी। ओके, ये जो सरकारी मंत्री हैं, तो उनके ऊपर भी काफी प्रेशर रहता है कि मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट आया तो कैसे इंप्लीमेंट करे, जल्दी से जल्दी करे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस की आती है। ओके, तो फाइनेंस ही नहीं जुटा पाते कई बार, तो यहाँ पर पैंडेमिक के चलते तो और सिचुएशन खराब हो गई। तो बहुत सारे प्रॉब्लम इसी की वजह से भी यहाँ पर खड़ी हुई है कि मोदी गवर्नमेंट चाह रही थी, मोदी जी चाह रहे थे, जैसे आईटी मंत्रालय की बात करें तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे कि जो जल्दी होने चाहिए थे, लेकिन बार बार एक्सटेंड हो रहे थे, मतलब जिससे वो भी नाराज थे इन सब चीज़ों से। तो आगे यहाँ पर ये माइकल डॉब्स की किसी यहाँ पर पॉलिटिकल थ्रिलर की बात कर रहे हैं 1989, तो ये उसका नाम बताया हुआ है। तो सेक्रीफाइस यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लेकर आता है अगर कोई दूसरा सेक्रीफाइस करता है। ओके, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कोई भी इंसान अगर करता है तो यहाँ पर अपने देश के लिए करता है। ओके, अपने आप के भी लोग यहाँ पर सेक्रीफाइस करते रहे कि देश आगे रहना चाहिए, तो इस तरीके की भावना आगे जो है होनी चाहिए, तभी जो है ज़्यादा जो है हम गेन कर सकेंगे देश के लिए और आगे बढ़ सकेंगे। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है यहाँ पर इस आर्टिकल का। तो 2 एडिटोरियल हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आपको लेक्चर कैसा लगा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक ज़रूर दें, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।